हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मुस्कान टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यूपीपीसीएल, एनटीपीसी, यूपीआरबीएनएल और जो आईटीआई का ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस की जो थ्योरी के एमसीक्यूज़ हैं उनकी एक सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चंस का मतलब कि पार्ट वाइज करके आपको मतलब कि सीरीज़ दी जा रही है। इससे आपको क्या होगा कि बहुत ज़्यादा एक बार 100 क्वेश्चन आ जाए, 150 क्वेश्चन आ जाए तो पढ़ने का मन नहीं करता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका काम रोज़ है, रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगी। 20 क्वेश्चन जो आपको मिल रहे हैं वो रोज़ याद करते जाइए। अगर उसमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपना ईमेल आईडी भेजिए, उस पर हम सॉल्व करके उसको क्या कर सकते हैं, भेज देंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्व आपको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक आज भी 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद रहेंगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन पूछा है कि करंट कॉइल को कहाँ कनेक्ट करते हैं। करंट कॉइल यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीसी। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स कि कभी भी करंट कॉइल जो होती है वो सीरीज में कनेक्ट की जाती है। तो जब सीरीज में कनेक्ट करने की जब बात आ जाती है तो मध्य वाला सिस्टम ही खत्म हो जाता है। यानी कि अगर किसी भी चीज़ को आप सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये करंट कॉइल क्या होगी, कनेक्ट होगी, एक ही फेज में कनेक्ट हो गई। ऐसे ये करंट कॉइल, तो ये ना तो दो फेजों के बीच में होती है, ना फेज और न्यूट्रल के बीच में होती है, ना ही दो न्यूट्रल के बीच में होती है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं कि ये इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि करंट कॉइल कहाँ कनेक्ट होती है, तो सीरीज में कनेक्ट होती है। जो ऑप्शन में नहीं है तो सी नंबर इसका क्या होगा, सही होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ईएमएफ इक्वेशन फॉर डीसी जनरेटर, सीरीज जनरेटर। यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर का विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या होता है। तो पहले तो आप इसके सर्किट डायग्राम को देख लीजिए। सीरीज जनरेटर का सर्किट डायग्राम होता कैसे है। यहाँ पर आपका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर हमने डीसी सीरीज जनरेटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए, ये होता है इसका आर्मेचर, जहाँ वोल्टेज जनरेट होता है, इसको ईजी से प्रदर्शित करते हैं। और ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है आरए, और यहाँ से जो करंट उत्पन्न होती है उसको कहते हैं आर्मेचर धारा आईए। और यही धारा जो होती है इस सीरीज फील्ड से होते हुए आउटपुट को हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी कि कुल मिला के ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हमारा वोल्टेज उत्पन्न होता है, और जहाँ जहाँ रजिस्टेंस होगा वहाँ वहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और वोल्टेज ड्रॉप से होने के बाद जो बचेगा वो आउटपुट में हमको क्या होगा, प्राप्त होगा। यानी कि ईजी का वोल्टेज जनरेशन हो गया। देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, आईए धारा जा रही है और आरए आर्मेचर का रजिस्टेंस है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इसका रजिस्टेंस है आरएसी, और इसमें धारा जा रही है क्या, आईएसी। तो यहाँ पर एक वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ पर आपको आउटपुट में मिल जाएगा। यानी कि जो अगर यहाँ पे 10 वोल्ट उत्पन्न हुआ, 1 वोल्ट यहाँ खत्म हो गया, 1 वोल्ट यहाँ खत्म हो गया, तो आउटपुट में हमको कितना मिल जाएगा जी, 8 वोल्ट मिल जाएगा। यानी कि आईए आरए इसका ड्रॉप, आईएसी आरएसी सीरीज फील्ड का ड्रॉप, प्लस ब्रश यहाँ पर जो लगाया गया है, ब्रश का भी ड्रॉप होता है कुछ बहुत, 1 या 2 वोल्ट के करीब में, उसको भी काउंट कर लेते हैं। प्लस आउटपुट वोल्टेज आपको जितना मिल जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो होगा विद्युत वाहक बल का समीकरण हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि आईए धारा जो है ये सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड से होकर जा रही है, और सीरीज सर्किट में जो होता है करंट क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि आईए किसके बराबर हो जाएगी, आईएसई के बराबर हो जाएगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर आईए को कॉमन ले लिया है, आरए प्लस आरएसी बीसीडी प्लस भी वोल्टेज आउटपुट को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यानी कि इसका जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट सॉरी ईएमएफ इक्वेशन होगा वो हो जाएगा आपका ईजी इजक्वल टू वी प्लस आईए आरए प्लस आरएसी प्लस बीसीडी। बीसीडी यानी कि ब्रश कंटेक्ट ड्रॉप होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी ये वीडियो और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है। स्पार्किंग होती है जहाँ अभी ब्रश सर्किट डायग्राम में मैंने दिखाया, जहाँ आर्मेचर के ऊपर यहाँ ब्रश लगा रहता है, तो ये ब्रश जो लगा रहता है कम्यूटेटर के ऊपर लगा रहता है। यहाँ पर इसके क्या होता है, रगड़ से स्पार्किंग उत्पन्न होती है। इस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए हम लगाते हैं किसको, इंटरपोल का उपयोग करते हैं। यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कम्यूटेटर में किसकी इंसुलेशन किसका किया जाता है। इन कम्यूटेटर विच टाइप ऑफ इंसुलेशन इज यूज्ड। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम यूज कर रहे हैं, ताकि जिसको इंग्लिश में दिक्कत हो वो हिंदी में समझ ले, जिसको हिंदी में दिक्कत हो वो इंग्लिश में इसको समझने का प्रयास करे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आर्मेचर के बाद अभी मैंने बताया कि जो ब्रश लगा रहता है वो किस पे लगा रहता है, कम्यूटेटर पे। अब कम्यूटेटर जो होता है वो एक सॉलिड मटेरियल नहीं होता है, वो सिगमेंट में बटा होता है, और दो सिगमेंट के बीच में लगाया जाता है, किसकी पट्टी लगाई जाती है, वो माइका की लगाई जाती है। तो कभी भी इस प्रकार का अगर क्वेश्चन पूछे तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सॉरी जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, माइका होगा। ठीक है, क्योंकि माइका जो होता है वो एक बहुत ही बढ़िया इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षता ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। दक्षता को ईटा से प्रदर्शित करते हैं और परसेंटेज में इसकी वैल्यू आती है। चलिए, तो दक्षता का मतलब होता है किसी भी मशीन, दक्षता मतलब ये समझ लीजिए कि आप अगर 5 रोटी खा रहे हो और काम करने के टाइम क्या हो जा रहा है कि गिर जा रहे हो, ढह जा रहे हो, तो आपकी दक्षता क्या हो गई, खत्म हो गई ना, आप किसी भी काम लायक नहीं हो। और 2 ही रोटी खा के पूरा दिन भर आप काम कर रहे हो, यानी कि आपकी इफिशियंसी क्या है जी, ज़्यादा है। दैट्स मीन सिंपल वे में ये समझ लीजिए कि आप कितना आउटपुट दे रहे हो और कितना इनपुट ले रहे हो, कितना काम कर रहे हो, कितना खा रहे हो, इसी का अनुपात क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। तो वही है, मशीनों के रेफरेंस में भी वही चीज़ें आएंगी। किसी भी मशीन का आउटपुट और उसका इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है, उसकी इफिशियंसी कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, इनपुट को किस किस रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इनपुट जो होता है, आउटपुट जो, जैसे मान लो कि 10 रुपया है आपके पास, ठीक है, उसका 8 रुपये का आपने क्या कर लिया, कोई मार्केटिंग कर ली और 2 रुपया क्या कर गए, कुछ समोसा, या कुछ समोसा तो अब 2 रुपये का नहीं मिलता है, कुछ खा लिया आपने, तो आउटपुट आपको मिला कितना, वास्तव में यूज कितना हुआ, 8 रुपये का 2 रुपया क्या हो गया आपका, इधर उधर खर्च हो गया। यानी कि आउटपुट और जो खर्च हो रहा है उसको अगर हम जोड़ दें तो वो टोटल इनपुट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि किसी मशीन को इनपुट अगर 10 वाट दे रहे हैं तो आउटपुट में वो 10 का 10 नहीं देगी कभी भी मशीन, 2 वाट जो होगा उसका हीटिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल लॉसेज में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो किसी भी मशीन के आउटपुट और लॉस को इनपुट के रिफरेंस में क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और आउटपुट की अगर बात करें यहाँ पर, तो आउटपुट को हम क्या लिख सकते हैं, इनपुट माइनस लॉसेज, यानी कि 10 वाट में से अगर 2 वाट हम क्या कर दें लॉस के रूप में जो खत्म हो रहा है, तो आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, 8 वाट मिल जाएगा कि नहीं। यानी कि ये जो तीनों आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। इसको बस चेंज करके क्या कर दिया गया है, लिख दिया गया, ठीक है ना। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि यदि डीसी मोटर का फील्ड फ्लक्स बढ़ा दिया जाए तो स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए तो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, किसी भी विद्युत जो जनरेटर होता है उसका विद्युत वाहक बल समीकरण होता है E = P∅Zn/60A, ठीक है। अब इसमें P को और जो Z नंबर ऑफ कंडक्टर है और 60 है, इसको कांस्टेंट कर देंगे तो हमारा फाई और एन बचेगा, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा K∅N। अब यहाँ से अगर एन और फाई के बीच में रिलेशन निकालेंगे तो एन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, फ्लक्स के। यानी कि अगर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी जी, घट जाएगी, या इसके वाइस वर्सा, यानी कि अगर फ्लक्स घट भी रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये फार्मूला अगर आपको ध्यान में है तो ये ऑप्शन तुरंत ही आपको ध्यान में आ जाएगा कि फील्ड फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑयल कूल्ड जो कूलिंग की जाती है ट्रांसफार्मर की, वो कितने केवीए तक के ट्रांसफार्मर में की जाती है। तो ये फ्रेंड आप लोग याद रख लीजिए कि 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में जनरली हम ऑयल कूलिंग का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जो इफिशियंसी होती है वो होती है 50%। अगर यहीं पे पूछ दे कि पावर ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी कितनी होती है तो वो होती है लगभग 98% नहीं 90% के करीब में होती है, ठीक है। वैसे जनरली अगर केवल आपसे पूछता है कि व्हाट इज़ द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ऐसे पूछे तो वो लगभग 95 to 98% तक होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की 50%, पावर ट्रांसफार्मर की क्या होती है 90 to 95%। अब जैसा भी ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से उसको टिक कर देंगे। इस प्रश्न के केस में 50% ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस परीक्षण के द्वारा ट्रांसफार्मर में लॉ क्षति, आयरन लॉस को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। लॉसेज के रेफरेंस में आप ये ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफार्मर में केवल इलेक्ट्रिकल लॉसेज होती हैं, मैकेनिकल लॉसेज नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई भी घूमने वाला पार्ट नहीं होता है। और आयरन लॉस होता है और कॉपर लॉस होता है इलेक्ट्रिकल लॉसेज में। आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, यानी कि इसका ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगर वही आपका यहाँ पर कॉपर लॉस पूछा रहता तो वहाँ पर हो जाता शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लेकिन इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ट्रांसफार्मर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन का क्या सूत्र होता है। पहले तो ये समझ लीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब ये होता है, आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादा लोगों ने आटा चक्की वाली मोटर देखी होगी, या जिसको कि ट्यूबवेल वाले भी मोटर बोलते हैं, जिसपे इंडक्शन मोटर सिंपली समझ लीजिए। जब मोटर चलती है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, आपके घर में लगा हुआ बल्ब वगैरह क्या हो जाता है, डिम हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वही हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर पर जब लोड दिया जाता है, ट्रांसफार्मर पर जब लोड कनेक्ट किया जाता है तो वो उस समय वो कितना वोल्टेज दे रहा है, और जब ट्रांसफार्मर पर कोई लोड नहीं है तब वो कितना वोल्टेज दे रहा है, उसी का रेशियो क्या कहलाता है जी, उसका वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो VNL यानी कि नो लोड, VFL यानी कि फुल लोड। तो नो लोड और फुल लोड के बीच में कितना परिवर्तन हो रहा है और फुल लोड का जो वोल्टेज है उसके बीच का रेशियो ही क्या कहलाता है,
उसका वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, किसी भी ट्रांसफार्मर का जितना वोल्टेज रेगुलेशन कम रहता है वो उतना ही अच्छा माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट फेज मोटर में रनिंग वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग के बीच का कोण कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो स्प्लिट फेज मोटर होती है वो सिंगल फेज की मोटर होती है, और सिंगल फेज की मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्टर नहीं होती। तो उसको सेल्फ स्टार्टर बनाने के लिए उसके साथ एक हम क्या करते हैं, स्टार्टर वाइंडिंग को मतलब कि कनेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, ये स्टेटर वाइंडिंग नहीं, स्टार्टर वाइंडिंग है, क्योंकि इंग्लिश में ये सही दिया हुआ है। तो स्टार्टर वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल रखते हैं, जिससे कि टार्क डेवलप होता है और मोटर हमारी क्या होती है, रोटेट करने लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस मोटर का रनिंग टार्क सबसे खराब है। तो इसमें से अगर हम देखें तो स्प्लिट फेज जो मोटर होती है उसका रनिंग टार्क क्या होता है, सबसे खराब होता है। इन ऑप्शंस पे है। ओके, ये चीज़ें याद करने वाली हैं, इसमें आपको कुछ समझाने जैसा नहीं है। इससे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच का जो फेज एंगल होता है ना वो कम होता है, इसीलिए टार्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया कि पंखे में प्रयुक्त कैपेसिटर की रेटिंग कितनी होती है। घर में जनरली देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप प्रैक्टिकली सोचिए, आप कभी घर में आपके पंखे में लगा हुआ सफ़ेद कलर का कंडेंसर अगर ख़राब हो जाता है तो दुकान पे जाके आप क्या कहते हो कि एक पंखे का कंडेंसर दे दो। कभी उसके रेटिंग को देखिएगा ध्यान से, उस पर 2.5 माइक्रोफैरेड या 2 माइक्रोफैरेड करके लिखा हुआ रहता है। तो वही है पंखे में लगाया जाने वाला कैपेसिटर। ठीक है ना जी, तो 25, 15 और 8 तो ऐसे ही निगलेक्ट हो गए, 2 माइक्रोफैरेड सही हो जाएगा। अगर इसकी जगह पर 2.5 माइक्रोफैरेड भी रहता तो क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2 माइक्रोफैरेड डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 3 फेज मोटर का टार्क किस पे निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा 3 फेज मोटर का टार्क अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो वोल्टेज के बढ़ने से उसका टार्क भी क्या होता है, बढ़ता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि तुल्यकाली मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कब काम करती है। सिंक्रोनस मोटर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, विल वर्क्स ऑन लीडिंग पावर फैक्टर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है कि सिंक्रोनस मोटर ही एक ऐसी मोटर है जो लीडिंग, लैगिंग और यूनिट तीनों पावर फैक्टर पर काम करती है। अब इसके काम करने की कंडीशन होती है जब इसके रोटर को दी जाने वाली डीसी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी ओवर एक्साइटेड कर दिया जाएगा, ज़्यादा मात्रा में देंगे तो ये लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। अगर इसकी डीसी सप्लाई को क्या कर देंगे, हम कम कर देंगे तो ये लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। और इसको दी जाने वाली डीसी सप्लाई को क्या रखें हम, इसकी रेटिंग के हिसाब से रखें तो वो यूनिट पावर फैक्टर पर काम करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ओवर एक्साइटेशन के दौरान ही मोटर क्या होती है, लीडिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अभी इसके पहले हमारी बात हुई थी किसकी, 3 फेज मोटर की, प्रेरण मोटर की। तो ये एक ऐसी मोटर है जो हमेशा किस पे काम करती है, लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करती है। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी लैंप की दक्षता किस में मापी जाती है। लैंप मैंने कहा आपके घर में जो बल्ब लगा है वही, अंग्रेजी में लैंप लिख दिया तो ये मत समझ लीजिए कि बहुत बड़ा भौकाल होगा, केवल ये समझ लीजिए कि घर में जो बल्ब लगा है इसकी दक्षता क्या, मतलब कि अगर वो 100 वाट का बल्ब है तो क्या वो 100 ल्यूमेन के बराबर प्रकाश दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं देता है कोई भी चीज़। अब आप देखिए 100 वाट का बल्ब लगाते हैं तो कुछ उसकी एनर्जी हीट के रूप में मतलब क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, और कुछ ही प्रकाश मिल पाता है। तो वो कितना आउटपुट दे रहा है, कितना इनपुट दे रहा है, अभी मैंने बताया दक्षता का वही मतलब रेफरेंस होता है। तो ल्यूमेन जो होता है वो उसके प्रकाश का क्या होता है, मानक होता है। तो ल्यूमेन प्रति वाट उसकी क्या हो जाएगी, दक्षता हो जाएगी, क्योंकि आउटपुट जो मिलता है वो ल्यूमेन में मिलता है और इनपुट हम वाट में देते हैं। तो आउटपुट बटा इनपुट का रेशियो क्या हो जाएगा, उसकी दक्षता। बी नंबर इसका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हो कि फ्लड लाइट में किसका उपयोग किया जाता है। फ्लड लाइट मतलब समझ लीजिए कि कोई आपके यहाँ फंक्शन होता है, डीजे वाला डांस बजता है, तो कौन सा बल्ब लगाते हैं आप, हेलोजन में ना लगता है जी, सिंपल है हेलोजन लैंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि नियॉन लैंप का उपयोग किया जाता है। नियॉन लैंप देखा है सभी लोगों ने, बोर्ड जो लगा रहता है, बोर्ड के साइड में एक रेड कलर का इंडिकेटर लगा रहता है, जिससे सारे बल्ब, पंखे, सब चीज़ बंद रहेंगे तो पता चलता है कि लाइट आ गई है। तो कहाँ पे प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नियॉन लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं, इंडिकेटर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रायः सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं। क्वेश्चन का भाव समझिए, कह क्या रहा है। आप लोग आपके सभी के घर में स्टेबलाइजर लगा होगा ना। स्टेबलाइजर जब वोल्टेज आता है तो बताता है कि 220 वोल्ट आ गया। या फिर जो लोग मतलब कि अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो कभी जाकर देखिएगा, वोल्टेज मापते हैं तो वो 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, या सब किसी के पास मल्टीमीटर होगा तो वो दिखाएगा 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ जो आपका वोल्टेज है, करंट है उसको। तो वो वैल्यू किस में होती है, वो होती है आरएमएस वैल्यू। ठीक है,
आरएमएस वैल्यू दिखाता है। कोई भी यंत्र जो होता है वो आरएमएस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है फ्रेंड, और आज का ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान, ये होती है प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू के रेशियो को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है फॉर्म फैक्टर, यानी कि किसी भी एसी करंट के मैक्सिमम वैल्यू और आरएमएस वैल्यू के का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है जी, फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का ये जो 40 क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन जो है वो हमारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। और चलिए फ्रेंड्स एक क्विक रिवीजन मार लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस का, ताकि इसमें से आपको कितने याद हो गए वो तुरंत आपको पता चल जाएगा। इसमें मैं आपको समझाऊंगा नहीं, फटाफट आपको ही तुरंत क्या करना है, उसका आंसर देना है। ओके, चलिए बताइए, करंट कॉइल कहाँ कनेक्ट होती है? करंट कॉइल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसलिए इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी सीरीज जनरेटर के ईएमएफ इक्वेशन का समीकरण क्या होता है, तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा, ईजी इक्वल टू वी प्लस आई ए आर ए प्लस आर ए सी प्लस बी सी डी। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर में स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसका ऑप्शन होता है क्या, इंटरपोल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कम्यूटेटर में किसकी इंसुलेशन किया जाता है, किसका, तो अभी मैंने बताया कि माइका की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि दक्षता ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, तो आउटपुट बटा इनपुट, और उसको चेंज करके लिखा गया है यहाँ पर, आल ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया कि डीसी जनरेटर मोटर का फील्ड फ्लक्स बढ़ा दे तो स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि स्पीड और उसका जो होता है फ्लक्स का इनवर्सली रेशियो होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि ऑयल कूल ट्रांसफार्मर का कितने केवीए तक प्रयोग करते हैं, तो वो 500 केवीए होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वितरण ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है, तो वो होती है 50%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस परीक्षण द्वारा ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस ज्ञात करते हैं, तो वो होता है ओपन सर्किट टेस्ट यानी खुला परिपथ परीक्षण। अगला क्वेश्चन दिया कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र क्या होता है, तो नो लोड और फुल लोड बटा में फुल लोड और गुणे 100%। ओके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्प्लिट पोज मोटर में रनिंग और स्टेटर वाइंडिंग के बीच में कोण कितना होता है, तो वो होता है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में किस मोटर का रनिंग टाइप सबसे खराब है, तो वो होता है स्प्लिट फेज मोटर। अगला क्वेश्चन है कि पंखे में प्रयुक्त कैपेसिटर की रेटिंग कितनी होती है, तो वो होती है 2 माइक्रोफैरेड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 फेज प्रेरण मोटर का टार्क उसके वोल्टेज को बढ़ाने से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर कब काम करती है, तो अभी बताया कि ओवर एक्साइटेशन पे काम करती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी लैंप की दक्षता किस में मापी जाती है, तो लैंप की दक्षता ल्यूमेन प्रति वाट में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्लड लाइट में किसका उपयोग किया जाता है, फ्लड लाइट यानी कि ज़्यादा प्रकाश का जहाँ काम हो वो होता है हैलोजन लैंप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नियॉन लैंप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो वो इंडिकेटर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि प्रायः सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं, तो अभी मैंने बताया कि वो आरएमएस वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एसी के आरएमएस और एवरेज वैल्यू का अनुपात क्या कहलाता है, तो वो होता है आपका फॉर्म फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोगों ने क्विक रिवीजन में मार लिया। और आज की वीडियो का एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि 3 फेज एसी सप्लाई में तीनों फेजों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि 3 फेज एसी सप्लाई में तीनों फेजों के बीच कितना फेज डिफरेंस होता है। इसका जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इस वीडियो में अगर कोई आपको दिक्कत आई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।